हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद। देखो, ये अपने आपके एग्ज़ाम्स पास में आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपको इसमें जो है अपन बेसिक देखेंगे शॉर्ट में, और उसके साथ में जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनते हैं उनके ऊपर अपना आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर अपना है संघवाद। संघवाद होता क्या है? आपके क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संघवाद किसे कहते हैं। तो क्या होता है भाई संघवाद? सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, वह क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। भाई कोई भी देश होता है उसकी शासन व्यवस्था होती है, तो उसमें जो शासन व्यवस्था है उसका क्या होता है? बंटवारा होता है। जैसे अपने क्या है? केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार है, उसके बाद में क्या है? राज्य सरकारें हैं, और राज्य सरकार के बाद में क्या है? स्थानीय सरकारें हैं। तो इन सब में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है, और ये शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। अब देखो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण। उसके लिए अपन एक उनका उदाहरण लेके देखते हैं कि देखो, बेल्जियम में अपन ने पढ़ा था कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार थी? संघीय सरकार थी, लेकिन वहां पर सत्ता जो थी वो किसके पास थी? केंद्र के पास थी। केंद्र को ऐसे अधिकार थे कि वो क्या कर सकती है? संघ को शक्तियां दे भी सकती है, और जब चाहे तब संघ से शक्तियां वापस ले भी सकती है। श्रीलंका में देखो, अभी भी वर्तमान में भी एकात्मक सरकार है, और उस टाइम में भी कौन सी सरकार थी? एकात्मक शासन प्रणाली थी। एकात्मक शासन प्रणाली यानी जिसमें क्या होता है? शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास होती हैं, और वही क्या करती है? उसमें कार्य संचालन करती है। वो क्या होता है? एकात्मक शासन होता है। ये आपने क्वेश्चन भी आ सकता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो वह शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास होती हैं और वही क्या करती है? वहां पर कार्य करती है, वह क्या कहलाती है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। अब देखो, यहां पर अपने भारत में या ऐसे देश जिनमें क्या होती है? संघीय व्यवस्था होती है, वहां पर क्या होता है? 2 स्तरीय सरकार होती है। एक तो होती है केंद्र, दूसरी क्या होती है? संघ बने हुए होते हैं। जैसे भारत में संघ को अपन किस नाम से जानते हैं? राज्य सरकारों के नाम से जानते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है? सर्वोच्च जो सत्ता होती है वो किसके पास में होती है? केंद्र के पास में होती है। और उसमें कौन से विषय शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विषय के महत्व के जो विषय होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। ये इन पर कार्य करती है जो केंद्र होती है वो। दूसरी होती है, वो होती है राज्य सत्ता, यानी राज्य सरकारें या संघ सरकारें, जिनके जो क्या कार्य करती हैं? अपने दैनिक जो कार्य होते हैं, दैनिक जो कामकाज होता है उसको देखने का कार्य किसका होता है? राज्य सरकारों अथवा संघ सरकारों का ये कार्य होता है। अब देखो, कोई भी देश है उसमें क्या है? जो संघीय व्यवस्था होती है उस संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं वो अपन देखते हैं। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं अपने क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए, 3 विशेषताएं बताइए। तो देखो, अपने यहाँ पर 7 विशेषताएं दी हुई गई हैं अपने चैप्टर में, तो उनको देखते हैं। पहली क्या है कि सरकार जो है वो क्या होगी? 2 या 2 से अधिक स्तरों पर होगी। भाई एक तो क्या हो गया? केंद्र हो गया। दूसरा स्तर कौन सा हो गया? संघ या राज्य स्तर हो गया। और तीसरा स्तर भी हो सकता है जैसे स्थानीय स्तर। तो पहला क्या हो गया? सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होगी। दूसरा क्या है? देखो, संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार है, तो केंद्र सरकार और संघ जो राज्य सरकार या जो संघ सरकार है वो क्या करेगी? एक ही नागरिक समूह के ऊपर क्या करती है? शासन करती है। जैसे अपन भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत में अपने केंद्र सरकार है और जैसे राज्य सरकार है, तो अपने यहाँ पर अपने जो नागरिक है उन पर केंद्र भी क्या करता है? शासन करता है, और राज्य सरकार भी क्या करती है? शासन करती है। लेकिन उन पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना क्या होता है?
अधिकार क्षेत्र होता है। भाई अपने जैसे कानून बनाते हैं तो केंद्र जो कानून बनाता है वो अपने जैसे अलग अलग 3 सूचियां दी गई हैं, उन सूचियों में विषयों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। तो कुछ विषयों पर केंद्र कानून बनाता है, कुछ पर क्या करता है राज्य सरकार, अपनी जो राज्य सरकार होती है वो कानून बनाती है, और सबका प्रशासन करने का, शासन करने का अपना अपना क्या होता है अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा देखो क्या है, अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित है। जी अभी अपन ने दूसरे में देखा कि कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना क्या होता है अधिकार क्षेत्र होता है। ये अधिकार जो क्षेत्र हैं वो अपने संविधान में क्या किया गया है, इनका वर्णन किया गया है, अपने संविधान में लिखे गए हैं कि केंद्र के कौन से अधिकार क्षेत्र होंगे और संघ या जो राज्य सरकार है उसके कौन से अधिकार क्षेत्र होंगे। अब देखो चौथा क्या है, चौथा क्या है कि जो मौलिक प्रावधान है उनमें बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति पर ही होता है। अपने जो मौलिक प्रावधान है, अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनमें अगर कोई बदलाव करना है तो वो कोई भी एक सरकार नहीं कर सकती, चाहे से केंद्र सरकार हो चाहे से राज्य सरकार हो, उन पर दोनों सरकार की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद में ही क्या कर सकते हैं, मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव किया जा सकता है। आगे देखो पांचवा क्या है, अधिकारों के विवाद पर, मान लो किसी कानून को लेकर या किसी अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद का जो मतलब जो निपटारा है, जो निर्णय है वो कौन करती है, सर्वोच्च न्यायालय करती है। विवादों का फैसला जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय करती है अगर दोनों स्तरों की सरकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो। छठवां क्या है कि वित्तीय स्वायत्तता के लिए अलग अलग राजस्व स्रोत हैं। भाई वित्तीय, वित्त का मतलब होता है कि कोई भी शासन होता है उसमें क्या होती है, उनका कोई ना कोई इनकम का क्या होता है, स्रोत होता है। तो उन जो इनकम के उनके स्रोत हैं वो कौन अलग अलग होते हैं, सबके, केंद्र के अलग होंगे और राज्य के क्या होंगे, अलग होंगे। देखो सातवां क्या है, दोहरा उद्देश्य। भाई कोई भी संघीय व्यवस्था जहां पर होती है उसके दोहरे उद्देश्य होते हैं, और दोहरे उद्देश्य कौन से हैं, पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है कि देश की एकता की सुरक्षा और बढ़ावा देना, देश की एकता को बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना और उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना क्या है, पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। भाई अपने यहाँ पर क्या है, हर देश में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं, तो उन सभी की जो विभिन्नताएं होती हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, जो उनकी भाषा होती है, उन सब का सम्मान करना भी क्या है, संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसकी क्या है, ये कुछ विशेषताएं हैं। तो अपने क्वेश्चन आ सकता है संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए, तो अपने को ये 7 विशेषताएं, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो 7 विशेषताएं बतानी है, अगर छोटा आता है तो फिर अपन क्या करें, जितनी पूछे उतनी बता सकते हैं। अब देखो इसके आगे अपन देखते हैं, अपने संघीय व्यवस्था 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार से कैसे होती है, एक तो क्या होती है, साथ आकर संघ बनाना, साथ आकर संघ बनाना। यह व्यवस्था अभी है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में क्या है, अभी साथ आकर संघ बनाने की व्यवस्था है। साथ आकर संघ बनाने का मतलब होता है कि इसमें संघों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है, लेकिन उन सभी संघों की क्या होती हैं, शक्तियां अलग अलग होती हैं, उनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, एक जगह मिलकर कार्य करते हैं। दूसरी जो व्यवस्था है वो क्या है, जैसे दूसरी प्रणाली जो है वो अपने भारत में है। इसमें क्या होती है, केंद्र के पास तो क्या होती है, मुख्य सत्ता होती है केंद्र सरकार के पास में, और ये केंद्र सरकार जो है फिर क्या करती है, अपने अधिकार किसको देती है, राज्य सरकारों को देती है, या जो संघ होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने कुछ अधिकार क्षेत्र देते हैं, लेकिन कुछ अधिकार क्षेत्र कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पास में क्या होते हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिनकी वो क्या कर सकते हैं, आगे चल के अपने अनुसार काम में उनको ले सकते हैं। तो ये था अपना संघवाद। अब देखो अपन आगे देखते हैं कि भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। हाँ तो देखो अब देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। देखो अपन ने बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के उदाहरण देखे जिनमें क्या है, जनसंख्या भी कम है और वहाँ का क्षेत्रफल भी क्या है,
कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब भारत जैसा एक विशाल देश है जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, तो ऐसे देश में किस प्रकार से शासन व्यवस्था संभाली जा सकती है इसके बारे में देखते। देखो अपने को पता है, अपना जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम में यहाँ पर अनेक रियासतें थी, अनेक प्रांत थे। इन प्रांतों और रियासतों को एक जगह मिलाकर क्या बनाए गए, राज्य बनाए गए या संघ बनाए गए। तो देखो क्या हुआ भारत में, भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। पहला क्या है कि भारत में संघ का गठन किस पर हुआ, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है अपन ने देख लिया। संविधान में, अपने यहाँ पर भारत के संविधान में कहा गया है कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था यहाँ पर होगी। मूल संविधान में अपने प्रावधान किया गया है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, द्विस्तरीय होगी, एक केंद्र और दूसरा राज्य। देखो बाद में क्या है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में तीसरा स्तर जोड़ा गया, जो अपने को पता है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था, 1992 में। इसके तहत नगर पालिकाओं और पंचायतों को तीसरे स्तरीय शासन व्यवस्था के रूप में जोड़ा गया था। अब देखो अपने यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, तो यहाँ पर इनके बीच में जो अधिकार थे उन अधिकारों का बंटवारा जो है वो कितने स्तर पर किया गया, 3 हिस्सों में इनका बंटवारा किया गया। और उन स्तरों को अपन 3 सूचियों के नाम से जानते हैं। कौन सी सूची है भाई, देखो पहली सूची कौन सी है, संघ सूची। संघ सूची यानी ऐसी सूची जिसमें जो विषय शामिल हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, वो होती है संघ सूची। जैसे कौन से विषय हैं इसमें, जैसे विदेशी मामले, बैंकिंग से संबंधित, संचार से संबंधित या मुद्रा से संबंधित ऐसे विषय हैं जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। दूसरा जो है वो अपने है राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय आते हैं वो कौन से हैं, पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, सिंचाई है। इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको है, राज्य को है। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, जिसमें विषय आते हैं शिक्षा, वन, विवाह, उत्तराधिकार। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस पर कानून बनाते हैं। लेकिन मान लो किसी विशेष परिस्थिति में इन दोनों के बीच में किसी को कानून को लेकर विवाद हो गया, तो जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वही कानून क्या होगा, मान्य होगा। ये 3 विषय अपने जब संविधान बना उसमें लिखा गया, लेकिन उसके बाद में टाइम बदलता है, टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद में इसमें ऐसे विषय भी आए जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, किसके अंडर आते हैं। जैसे अपन देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये जब अपना संविधान बनाया तब ये विषय शामिल नहीं था, क्योंकि ये आया ही नहीं था। तो इसके बाद में देखो ऐसे जो बाद में आए विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है। जो बाद में विषय आए उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र का। ऐसा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई अपने जो संविधान है उसके बाद में, संविधान बनने के बाद में जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो उन पर किसको होता है, इसको केंद्र को। अब देखो अपने जो यहाँ पर संघ बनाए गए हैं, अपने भारत में जो संघीय व्यवस्था की गई है उसमें जो संघ बनाए गए हैं, जो राज्य बनाए गए हैं, उन राज्यों को सबको बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। अपने यहाँ पर भारतीय संघ में सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार है। और ये विशेष अधिकार दिया गया अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। जैसे अपने पूर्वी राज्य हैं, असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों को अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण उनको क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना किस कारण, विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत। अब देखो इसके बाद में अपने मान लो केंद्र और राज्य के बीच में अधिकारों के बदलाव के लिए
भाई केंद्र और राज्य के बीच में जो अधिकार दे रखे हैं उनमें बदलाव करना है, तो उनमें बदलाव के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले संसद में क्या किया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है और संसद में वो 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। उसके बाद में उसको अलग अलग जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं और विधान परिषदों में भेजा जाता है। वहां पर आधे राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों से वो क्या होना चाहिए, विधेयक पारित होना चाहिए, तभी इनके बीच के जो अधिकार हैं उसमें क्या किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होता है। अब देखो इनकी जो शक्तियों का बंटवारे का विवाद होता है, मान लो कोई विवाद जो यहां पर भी नहीं सोल्व हुआ, तो वो उनके बीच में जो अधिकारों का विवाद है, जो शक्तियों का विवाद है, उसका समझौता करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय। जैसा सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वैसा क्या होगा, इनको मानना पड़ेगा। तो ये था भारत में संघीय व्यवस्था। अब इसमें अपने छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मूल संविधान में भारत में कैसी संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी, तो कैसी अपनाई गई थी भाई, 2 स्तरीय, केंद्र और राज्य। बाद में तीसरी आई कब, 73वें संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, उसके बाद में संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, ये अपने को पूछ सकता है। या अपने को पूछ सकता है कि कौन से राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो कौन से हैं, असम है, जो पूर्वी राज्य है, जो पूर्व में 7 राज्य हैं उनको क्या दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। इसके अलावा देखो अगर केंद्र और राज्य के बीच में अधिकारों को क्या करना है, अधिकारों के बीच में क्या करना है, अगर उनके लिए बदलाव करना है तो वो संसद में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। इसके साथ में आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। और उनके बीच में मान लो शक्तियों का क्या हो गया, विवाद हो गया, तो उसका फैसला कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब देखो अपन देखते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था देखो कोई भी राष्ट्र होता है उसकी संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए वहां पर उसका संवैधानिक प्रावधान होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब सिर्फ संवैधानिक प्रावधान होने से कोई संघीय व्यवस्था नहीं चल जाती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, वहां की जो राजनीतिक, जो लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र है वो भी क्या होता है, उसमें बड़ा कारागार होता है, क्योंकि इसी से वहां के लोगों में संघवाद की भावना का क्या होता है, उदय होता है। और इसी से वहां पर जो विविधता पाई जाती है उस राष्ट्र में, तो उनकी विविधताओं का भी क्या होता है कि भाई लोग क्या है, उनको ऐसा फील नहीं हो कि अपन क्या है, अलग अलग है, वो सब क्या हो, उनमें एकता महसूस हो, उनको एकता, एहसास हो एकता का। तो उसके लिए लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र का क्या है, बड़ी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे संघीय व्यवस्था चलती है, उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, भाषाई राज्य। भाई भारत जब क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो अपने यहाँ पर भारत बड़ी विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, हर तरीके की भाषाई, जातीय, सारी चीजों में क्या है, विभिन्नता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी भारतवासियों के सामने, जिन लोगों ने जब वो भारत का एकीकरण कर रहे थे, तो उनके सबसे बड़ी जो समस्या थी वो कौन सी थी, भाषाई राज्य। क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में उन राज्यों की क्या होती है, अपनी अपनी भाषा है। तो सबसे पहले 1947 से लेकर अब तक क्या हुए, अनेक प्रांत बदले। प्रांत का मतलब नए राज्य बने, और उन राज्यों का क्या हुआ, नाम बदला, उन राज्यों की सीमाएं बदली गई, उन राज्यों के क्षेत्र बदले गए। और वो इन राज्यों के नाम, सीमाएं और क्षेत्र किस आधार पर बदले गए, भाई जो अपने संविधान निर्माता थे, जो भारत का एकीकरण कर रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि अपने यहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, एक सूत्र में बांधा जाए। और एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनकी भाषा के अकॉर्डिंग राज्य का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। और एक भाषाई समूह को, उन लोगों को क्या कर दिया, उन्होंने एक राज्य में शामिल कर दिया। या उनकी जाति के आधार पर एक जातीय लोगों को क्या कर दिया, एक जगह, एक राज्य में उन्होंने क्या कर दिया, उनको इकट्ठा कर दिया। अब देखो 1950 का जो दशक था उसमें कई पुराने राज्यों की क्या बड़ी सीमाएं बदली, और उनके सीमाओं को बदलने का कारण क्या था, उनकी भाषाई थी। अब देखो अपने को पता है कि उस टाइम में अपने यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन थी,
भाई भारत आज़ाद ही हुआ था, पता नहीं था उनको कि क्या किया जाए, तो उन्होंने एक बार सोचा था, कुछ लोगों को डर भी था कि भाषा के आधार पर बदलाव तो किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर ये लोग क्या कर लें, अपने अलग से राष्ट्र की मांग कर लें। लेकिन एक अच्छा जो लोकतंत्र होता है, जो एक संघीय व्यवस्था होती है, उसकी पहचान ही यही होती है कि वो क्या करें, उन लोगों की भावनाओं की, उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा जो है, उसका क्या किया जाए, ख्याल रखा जाए। और इसी के आधार पर दूसरी जो समस्या थी वो कौन सी थी, भाषा नीति की। भाषा नीति में देखो, अपने यहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, तो अपने यहाँ पर कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है अभी तक भी। अपने यहाँ पर जो है वो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, राजभाषा हिंदी को मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगभग 40% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं। बाकी देखो, इसी के साथ अपने मूल संविधान में 21 और भाषाओं को अनुसूचित भाषा का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया हिंदी के साथ में। अब देखो, अपने संविधान जब बनाया तो संविधान के अनुसार संविधान में लिखा गया था कि 1965 तक क्या होगी, सरकारी कामकाज में इंग्लिश का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन 1965 के बाद में सरकारी कामकाज में इंग्लिश को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि राजभाषा क्या थी, हिंदी थी। लेकिन इसकी भाई जब 1965 में आया तो जो साउथ के लोग थे भाई, वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन लोगों ने इसका क्या किया, विद्रोह किया। तो यहाँ के जो अपने शासक थे उन्होंने उनकी भावनाओं की क्या की, कदर की, और उनकी भावनाओं के अनुसार ही आज तक भी क्या होती है, सरकारी कामकाज में इंग्लिश चलती है। इसी के साथ इन 21 भाषाओं को क्या जोड़ा गया था, अनुसूचित भाषा माना था। अपने यहाँ पर, अपने भारत में कोई भी सरकारी कामकाज होता है वो इन भाषाओं में होता है। सरकारी नौकरी के लिए कोई आदमी अगर अप्लाई करता है और उसको क्या करना है, अपना भाई अपनी भाषा में उसको क्या करना है, पेपर प्राप्त करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन 21 भाषाओं में से वो किसी भी भाषा में अपना पेपर प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको वहां पर ऑप्शन में क्या करना होगा, अपनी लैंग्वेज को चूज करना होगा, अपनी भाषा को चुनना होगा। अब देखो, इसके बाद में क्या है, केंद्र और राज्य का संबंध। भाई संघ में केंद्र बन गया, संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार भी बन गई, इनके बीच में संबंध कैसा रहा। भाई भारत अपना आज़ाद हुआ, उसके बाद में अपने यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, और वो पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस। केंद्र में भी वही पार्टी थी और अधिकांश राज्यों में भी उसी पार्टी का क्या था, अधिकार था। तो वो पार्टी क्या करती थी, भाई हर जगह एक ही हो, तो उसने अपने अनुसार क्या किया, अपने अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर दिया। कुछ संवैधानिक बातों को भी उन्होंने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो उसके बाद में 1990 में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को नहीं, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद में गठबंधन की सरकार की क्या हुई, शुरुआत हुई, जो चली 1990 से लेके 2014 तक। गठबंधन की सरकार मिली 2014 तक, किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 2014 में आके भाजपा को क्या मिला, पूर्ण बहुमत मिला था। तो देखो, गठबंधन की सरकार क्या होती है, गठबंधन की सरकार यानी ऐसी सरकार जिसमें क्या होता है, एक से अधिक राजनीतिक दल क्या होते हैं, मिलकर शासन संचालन को चलाते हैं, वो क्या होती है, गठबंधन की सरकार होती है। तो अपने यहाँ पर क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि गठबंधन की सरकार क्या होती है, या गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। तो ऐसी सरकार जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक राज्य, एक से अधिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, शासन संचालन करती हैं, वो क्या होती है, गठबंधन की सरकार होती है। अब देखो आगे अपन देखते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है भाई, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। भाई अपने संविधान में प्रावधान किया गया था कि सिर्फ 2 स्तरीय सरकार होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन उसके बाद में तीसरी स्तरीय सरकार और लाई गई, क्योंकि भारत क्या था, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर जो अलग अलग संघ हैं, इन संघ, ये संघ भी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब इनको लगा कि भाई अपने जो शासन संचालन है, शासन का संचालन करते हैं, उन लोगों को लगा कि भाई स्थानीय जो लोग हैं वही क्या कर सकते हैं, अपनी स्थानीय जो परेशानियां हैं उनको समझ सकते हैं, और उन्हीं के अनुसार क्या कर सकते हैं, काम करके उन स्थानीय समस्याओं का क्या कर सकते हैं, वो
भाई उनको सही कर सकते हैं और अपने एक देश को बेहतर पथ पर ले जा सकते हैं। इसी के तहत 73वां संविधान किया गया, जो कब किया गया 1992 में, और इसके द्वारा एक नया नियम आया, पंचायती राज अधिनियम। 73वें संविधान के संशोधन 1992 में किया गया और इसी में एक नया नियम आया, पंचायती राज अधिनियम, जिसके तहत भारत में तीसरी स्तर की सरकार की स्थापना की गई, जिसको कहते हैं स्थानीय सरकार। इस तीसरी स्तर की सरकार में गांवों में ग्राम पंचायतें बनी, शहरों में नगर पालिकाएं और क्या बनी, नगर निगम बनी। अब देखो इसमें अपने यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है उसकी कुछ विशेषताएं, अपने यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानीय सरकार की विशेषताएं बताए। तो स्थानीय सरकार की पहली विशेषता क्या है, स्थानीय चुनाव नियमित रूप से करवाना संवैधानिक बाध्यता है। भाई 5 साल के अंतराल पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि 5 साल के भीतर क्या कराना पड़ेगा, स्थानीय चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, संविधान की बाध्यता है, ये संविधान में किया गया है। दूसरा देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए इन स्थानीय सरकार में क्या की गई, अलग से सीटों की व्यवस्था की गई, इनको अलग से संरक्षण प्रदान किया गया। तीसरा जो है वो क्या है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की व्यवस्था की गई। भाई 3 में से 1 सीट किसकी होगी, महिला की होगी, ताकि उनको भी क्या किया जा सके, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। चौथा जो है वो क्या है, स्थानीय चुनाव करवाने के लिए अलग से एक आयोग बनाया गया और वो आयोग कौन सा था, राज्य चुनाव आयोग। इसी ने ये राज्य जो चुनाव आयोग है वही क्या कराता है, स्थानीय स्तर के चुनाव करवाता है। पांचवी जो है वो क्या है, राज्य सरकार अपने राजस्व और अधिकारों का हिस्सा किसको देता है, स्थानीय सरकार को देता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने स्थानीय स्तर पर काम कर सके। अब देखो अपने जो है स्थानीय सरकार गांवों में बनती है, जिसको क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। ये जो पंचायत है वो क्या होती है, ऐसे मान लो एक गांव है और उस गांव में जो कार्यभार संभाला जाता है, जो तीसरे स्तर की सरकार होती है वो कौन सी होती है, पंचायत होती है। इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। और एक पंचायत में क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, और प्रत्येक वार्ड में क्या होता है, एक वार्ड पंच होता है, जिसको वार्ड पंच या पंच भी बोलते हैं। अब देखो शहर जो होते हैं उनमें भी नगर पालिकाएं और नगर परिषद बनाई जाती हैं, तो उनमें भी स्थानीय चुनाव होते हैं, उनमें पार्षद खड़े होते हैं। जैसे ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच खड़े होते हैं, वैसे पार्षद होते हैं। ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच होता है, वहीं वैसे ही नगर निगम में क्या होता है, मेयर होता है। तो इस प्रकार से अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। इसी प्रकार से जैसे नगर निगम है उसका अध्यक्ष कौन होता है, मेयर होता है। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1992 में। पंचायती राज अधिनियम कब आया, यह भी आया 1992 में। स्थानीय सरकार की विशेषताएं बताइए, तो स्थानीय सरकार की ये विशेषताएं हो गई। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, भाषा नीति के आधार पर आ सकता है कि अपनी राजभाषा क्या है। अनुसूचित कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, वो हैं 21 भाषाएं। फिर आ सकता है अपने इनमें से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस की PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल पहले से करवा दी गई है। तो आप वहां पर जाकर इन छोटे छोटे क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको अवेलेबल हैं। उन क्वेश्चंस के अलावा इस चैप्टर में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, तो आप वहां पे जाइए और उन क्वेश्चन को देखिए। थैंक यू।